सेट्स एंड रिलेशंस चैप्टर 5 का आज है लास्ट सेशन। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, क्योंकि आज हम फिनिश करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6 को। स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स में, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, माइंड ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको देता है 100% क्वालिटी एजुकेशन थ्रू आवर यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड ऐप। आप इन तीनों माध्यम से हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ समझ में आए, तो उस सेशन को फटाफट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी नॉलेज मिले। चलिए, तो भैया अपन ने फटाफट आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, अपना भी, चैनल का भी, जो कि कंपलसरी था। तो अब अपन आ जाते हैं आज के मेन मुद्दे पे। क्या है कि समय कम है, काम ज्यादा है, तो अपन को करना है आज एक्सरसाइज 5.6 की शुरुआत। ठीक है, यहां पे अपन ने इससे पहले लगभग पूरा चैप्टर निपटा लिया है, और पिछले सेशन में स्पेसिफिकली हमने थोड़ा सा डीप डाइव किया था रिलेशंस के कॉन्सेप्ट में। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो जाके देखो, आपके काफी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो, आज के सेशन में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रिलेशंस के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करके चैप्टर की समाप्ति करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट एन ए इज इक्वल्स टू 2 and b is equal to 3, find the number of relations from a to b, b to a to a, b to b। अब देखो, नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा n ऑफ a क्रॉस b, यानी a का कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ b। इसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ रिलेशंस बता पाते हैं। ये कैसे निकलता है? तो ये निकलता है भैया n ऑफ a मल्टीप्लाइड विथ n ऑफ b से। ठीक है, अब ये किसके लिए हो रहा है? ये पहले और दूसरे के लिए हो रहा है, सेम ही प्रोसेस रहेगा क्योंकि लगभग। ठीक है, तो n ऑफ a क्रॉस b वुड बी कितना? सर इट वुड बी, यहां पे अगर आप देखेंगे n ऑफ a है 2 और n ऑफ b है 3, 2 3 6। अब हमने पिछले सेशन में ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस किसके? फ्रॉम ए टू बी बोल रहा है ना, तो फ्रॉम ए टू बी वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब नंबर ऑफ सबसेट्स का निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब सबसेट ए क्रॉस बी का है ना, तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी किसके देखोगे? ए क्रॉस बी को। वो कहां लिखे हैं? वो यहां पे लिखे हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे भैया? 2 की पावर 6 के बराबर। तो दिस वुड बी 2 की पावर 6, दैट इज 64। ठीक है, सिमिलरली फॉर सेकेंड वन अगर हमसे कोई पूछेगा तो उसमें क्योंकि सिर्फ बी टू ए हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? खाली नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम बी टू ए निकालने के लिए सेम ही चीज को आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। ठीक है, इट वुड बी अगेन 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एंड योर आंसर वुड बी कितना? आंसर वुड बी सर 2 पावर 6 यहां पे भी, और वो हो जाएगा 64। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। अब अगर आप तीसरा वाला देखोगे इसका, तो देखो यहां पे थर्ड वाले में क्या होगा? थर्ड वाले में वो पूछ रहा है ए टू ए निकालना है आपको। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड का था, अगर किसी को फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लो। ठीक है, और अगर आपको थर्ड वाला देखना है तो यहां पे समझो आप, थर्ड वाले में क्या होगा? ए टू ए बोल रहा है, तो अब आप निकालोगे इस केस में n ऑफ a क्रॉस a, क्योंकि आपको a टू a पूछा है ना उसने भैया। तो इस केस में क्या हो जाएगा? n ऑफ a मल्टीप्लाइड विथ n ऑफ a ओनली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4। तो इस केस में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे फ्रॉम ए टू ए हो जाएंगे आपके इस केस में 2 टू द पावर कितना? 2 टू द पावर 4। 2 पावर 4 कितना होगा भैया मोरे? 16। 2 1 जा 2, 2 पावर 2 is 4, 2 पावर 3 is 8, 2 पावर 4 is 16।
क्लियर भाई गए हो कि नहीं हो? हाँ सर है गो क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया मामला कि 2 पावर 4 यानी 16 होगा हमारा आंसर। दिस वाज फॉर थर्ड वन। अब अगर फोर्थ वाला हम देखें तो उसमें हमें निकालना पड़ेगा एन ऑफ बी क्रॉस बी। काहे कि भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, बी का बी से रिलेशन निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन फ्रॉम बी टू बी। सो इन दैट केस नंबर ऑफ एलिमेंट्स वुड बी फॉर एन ऑफ बी क्रॉस बी। ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा फ्रॉम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये हो जाएगा देखो 3 into 3 दैट इज 9। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर, आराम से हो जाएगा ये भी। आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? तो भाई इसका आंसर होगा नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, फ्रॉम बी टू बी, क्योंकि भाई उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है तो रिलेशन भी ज्यादा होंगे, है कि नहीं? तो वो हो जाएंगे कितने? वो हो जाएंगे 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 कितना होता है सर? अगर वो याद होता तो क्या ही बात थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 728 होता है कि शायद, एक बार चेक करो। देखो 2 पावर 5 होता है 32, ठीक है, और 2 पावर 4 होता है 16। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 पावर 9 आ जाएगा, है कि नहीं? तो 3 6 2 12 1 कैरी, 6 3 12 6 3 18 1 19 और ये हो जाएगा 32 सर। दो, ठीक है, 2 पावर 9 में 6 2 12, एक बार चेक करो दोबारा, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 2 11, 3 और 4 5, 512 कह रहे हैं भैया, ठीक है। अच्छा, और इसमें अगर आप देखेंगे 512 से कम करेंगे तो कितना आएगा सर? वो आएगा 240, नहीं 256, हाँ ठीक है। तो 2 पावर 9 आएगा हमारा, यहाँ पे हम देखें तो 512 आपके रिलेशंस बन सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल बन सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जितने सबसेट उतने रिलेशन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आया अपना 512। बाकी इससे पहले जितने आंसर आए थे वो थोड़े से छोटे आए थे। देखो 2 पावर 6 कितना था? 64, 2 पावर 7 128, 2 पावर 8 256, 2 पावर 9 512। बिल्कुल ठीक है, चलिए क्लियर है ये मामला? हाँ जी सर। चलिए स्क्रीन की सफाई कर देते हैं अपन यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड राइट द डोमेन एंड रेंज। चलिए सिर्फ आपको डोमेन और रेंज बतानी है मेरे लल्ला, उतना ही काम करना है, बाकी कुछ ज्यादा कुछ ना करना है, सिर्फ इतना ही काम करना है कि डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन क्या होता है सर? डोमेन पहले वाले आपके जो यहाँ पे आपके ऑर्डर्ड पेयर है उसमें पहला वाला कंपोनेंट आपका डोमेन के नाम से जाना जाता है। तो हम देखो यहाँ पे शुरू करेंगे तो डोमेन में -2 आएगा, 0 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 0 आ रहा है लेकिन हम पहले ही लिख चुके हैं, फिर 4 आएगा और उसके बाद 5 आएगा। तो ये हमारा डोमेन हो गया, वो सारी वैल्यूज जो कि हम रख सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ एक्स, यानी पहला कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। रेंज होता है ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा कंपोनेंट, ठीक है ना? तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां पे देखोगे तो भैया 1 2 फिर 1 फिर -1, तो एक तो मुझे -1 दिख रहा है, ठीक है, एक मुझे 1 दिख रहा है और एक मुझे दिख रहा है 2। इसके अलावा कोई और नहीं सर? 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, इधर पे -1 दिख रहा है तो वो भी लिख दिया, इतने 2 दिख गो, इतने 1 दिख गो, तो -1 1 और 2 ये हमारा रेंज हो गया, ठीक है। हो सकता है जब आपने लिखा हो तो 2 पहले लिखा हो, 1 बाद में लिखा हो, -1 बीच में लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है मेरे लाल कि आपने किस सीक्वेंस में लिखा है, बस एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि सेट ए में दिए हैं आपके एलिमेंट्स 2 3 5, सेट बी में दिए हैं 2 4 6 एंड आर इज अ रिलेशन ऑफ फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय, अब देखो यहां पे दिया हुआ है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कंडीशन क्या रखी है भैया उन्होंने? कंडीशन उन्होंने सिंपल सी रख दी है कि x शुड बी लेस देन y, ठीक है। x किसको बिलोंग कर रहा है? a को, और y बिलोंग कर रहा है b को। तो मतलब आपको ऐसे एलिमेंट उठाने हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जिसमें ये जनाब जो है a वाला जो है वो b वाले से छोटा हो। अगर मैं पहले से पहले को देखूं दोनों बराबर है, नहीं आएंगे। 2 से 4 को देखूं, यस 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो हमने एक सेट बना दिया।
फिर 2 से मैंने 6 को देखा, देखो उन्होंने कहा केवल छोटा होना चाहिए, कितना छोटा इससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब उसके बाद मैंने 3 को 2 से कंपेयर किया तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, 3 को मैंने 4 से कंपेयर किया तो 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो हमारा जो कंडीशन है वो पूरा हो रहा है। इसके बाद मैंने 3 को कंपेयर किया नेक्स्ट वाले से तो वो है 6, 3 छोटा है 6 बड़ा है तो वो भी आ गया। चलिए 5 2 से बड़ा है तो नहीं आएगा, 5 4 से भी बड़ा है तो नहीं आएगा, हाँ 5 6 से छोटा है तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। तो हमारे आंसर में आया 2 4 2 6, 3 4 3 6 एंड 5 6। ये 5 हमारे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स आए जो कि रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। कहीं कोई दिक्कत? जरा सी भी नहीं सर। फटाफट आ गए सवाल का जवाब। क्वेश्चन 4 यहाँ पे दे रहा है कंडीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको फिर से दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको लिखना किस में है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए सेट ए आपको दिया है 2 3 4, सेट बी दिया है 4 6 9 10, और कंडीशन ये है कि भैया एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी, मतलब बेसिकली एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। लिखने का तरीका चेंज कर दिया पर कंडीशन वही है। मोर इंपॉर्टेंटली एक्स इज, यानी जो आपके ये ए वाला एलिमेंट है इसका इज अ फैक्टर ऑफ वाई, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको इनको चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। 2 4 का फैक्टर है, बिल्कुल है सर, तो आपने लिखा 2,4, ठीक है। अब क्या 2 6 का फैक्टर है? बिल्कुल है सर, तो चलिए आपने लिख दिया 2,6। क्या 2 9 का फैक्टर है? नहीं सर। क्या 2 10 का फैक्टर है? हाँ जी सर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखो 3, इस 3 अ फैक्टर ऑफ 4? नहीं, तो वो नहीं आएगा। इस 3 अ फैक्टर ऑफ 6? यस, तो 3,6। इस 3 अ फैक्टर ऑफ 9? यस एब्सोल्युटली, तो 3,9 एक आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा भैया 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4? यस एग्जैक्टली, तो 4,4 आया। क्या 4 6 का फैक्टर है? 4 9 का फैक्टर है? 4 10 का फैक्टर है? नहीं है तीनों का आंसर। तो ये हमारा जवाब आया चौथे क्वेश्चन का 2 4 2 6 2 10 3 6 3 9 4 4। ये चारों हमारे यहाँ पे सेट बन गए, सॉरी रिलेशन को जस्टिफाई करने वाले आंसर्स हमें मिल गए। सेट नहीं बनेंगे, सेट कहाँ है? तो रिलेशन है भैया, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना जरा सा भी। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इन द, आपको लिखना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। पहला वाला है कि भैया इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 10 के, ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे? तो देखो 2 3 5 और 7, ये सारे प्राइम नंबर थे जो लेस देन 10 है। इनका आपको बनाना है रिलेशन किसके साथ? इन्हीं के क्यूब के साथ, क्योंकि यहां क्या लिखा है? एक्स क्यूब आना चाहिए, ठीक है। तो आप शुरू करोगे सबसे पहले 2 से। क्यों भैया 1 क्यों नहीं? क्योंकि गुरुजी 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, आपने बहुत बार ये बताया है। तो 2 और उसका क्यूब 8, ठीक है। फिर आपके पास आया 3, तो उसका क्यूब होगा 27। फिर आपके पास आया 5, तो उसका क्यूब होगा 125। 4 मत लिख देना जोश जोश में भैया, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। 5 के बाद आएगा 7, 7 का क्यूब होगा 343, और ये हमारे आंसर्स पूरे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि x अभी भी एक प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो आप यहां पे लिखोगे भैया कौन कौन से, तो वो फिक्स ही हैं 2 3 5 7, ये वो वैल्यूज हैं जो x ले सकता है। अब आपको इसके बाद इस कंडीशन में इसको फुलफिल करना है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला कंडीशन क्या होगा r के लिए? सर कह रहा है x -2 करो, तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, -2 कर दो तो हो जाएगा 0, x² हो जाएगा 4, ये एक कंडीशन, ठीक है। इसके बाद इधर पे आ जाएगा 3 - 2 यानी 1 एंड 3² इज 9, ये हो गई दूसरी कंडीशन। इसके बाद तीसरी कंडीशन में 5 - 2 इज 3 एंड 5² इज 25, ठीक है। 7 के लिए 7 - 2 इज 5 एंड 7² इज 49। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। 0 4 1 9 325 एंड 549 ये हमारे आंसर्स होंगे। देखो आपको ना डायरेक्टली इस पे नहीं कूदना है, पहले कंडीशन पढ़नी है।
कंडीशन आपने बोली x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो सबसे पहले मैंने वही लिखे, उसके बाद मैंने इन नंबर्स को अपने रिलेशन के हिसाब से सेट किया, ठीक है ना। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, यानी डायरेक्टली यहां पे आपने रख दिया 2 और फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 ना, यहां हमसे x माइनस 2 मांगा है भैया, तो वो कंडीशन आपको हमेशा पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप ऐसे सवालों के जवाब निकालेंगे थोड़ा सा सोच समझ के कान खोल के अपन को आंसर बताने हैं। चलिए अब यहां पे देखो अपन फटाफट आ गए हैं 6th क्वेश्चन पे, जो बोल रहा है कि एक रिलेशन यहां पे दिया गया है, आपको इसका डोमेन और रेंज बताना है, ठीक है। चलिए तो देखो डोमेन क्या होता है सर, डोमेन x जो हमारा पहला वाला होता है सेट का कॉर्डर्ड पेयर की जो पहली वैल्यू होती है उसे हम डोमेन कहते हैं, कि जो कि x को डिफाइन करते, तो यहां देखो 1 2 3 4 यहां पे है और 5 है, तो आपने लिखा डोमेन में 1 2 3 4 5, ये आपका डोमेन हो गया ऑर्डर्ड पेयर की पहली वाली कंपोनेंट। और रेंज, रेंज सर यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगी -1 0 1 2 3, तो -1 0 1 2 3। चलिए ये तो हो गया डोमेन और रेंज। अब आ जाओ यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म पे, अगर आप देखोगे तो भैया सेट बिल्डर फॉर्म के लिए आपको कुछ रिश्तेदारी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो ये 1 से हो गया -1, कितना माइनस किया आपने 2 माइनस किया, यहां से भी 2 माइनस, यहां से भी 2 माइनस, यहां से भी 2 माइनस और यहां से भी 2 माइनस। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड वाली वैल्यू है वो फर्स्ट वाली वैल्यू में -2 करने पे आ रही है। हाँ जी सर। अब लिखते कैसे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सर R इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखा जाना है वो डिफाइन करते हैं, कि पहले x बाद में y सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फैमिली, क्योंकि हम शुरू कहां से कर रहे हैं 1 से, और ठीक है, और क्या बोला हमने, और हमने ये बोला कि नेचुरल नंबर का होने के साथ साथ x क्या होना चाहिए, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि भैया नेचुरल नंबर्स की जगह पे आप इंटीजर्स लिख लो, लेकिन फिर डिफाइन कर देना 1 से लेकर 5 तक। हमने नेचुरल नंबर बोल दिया तो वहां पे हमें पहला इंडिकेशन क्या मिल गया कि x 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं 1 से ही होते हैं भैया, तो उसमें तो कुछ खास बहस वाली बात है ही नहीं। तो आपने ये दो कंडीशन लिख दी तो आपका डोमेन पूरा डिफाइन हो गया। देखो क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो शुरू 1 से होगा, और आपने कही है कि 5 पे खत्म करना है तो भाई 5 पे खत्म हो जाएगा, इक्वल टू 5 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, जो दूसरी वाली वैल्यू है y वो आ रही है पहली वाली वैल्यू में -2 करके, तो ये हमने यहां पे कंडीशन मेंशन कर दी। इज दिस क्लियर? तो हमने पहले जो हमें वैल्यू दी थी उनके हिसाब से जज किया कि क्या कंडीशन बैठ रही है, ठीक है। तो देखो ये डिफाइन किया ऑर्डर्ड पेयर। ये अब हमने बात करी कि भैया डोमेन क्या होगा, कौन कौन सी वैल्यू को रख सकते हैं आप, तो डोमेन 1 से लेकर 5 तक था, तो हमने बोल दिया कि भैया नेचुरल नंबर होना चाहिए और 5 के बराबर या 5 से कम होना चाहिए, तो ये पांचों कवर हो गए। उसके बाद हमने कंडीशन रखी बेस्ड ऑन आंसर कि भैया -2 करने पे आपको y मिल रहा है, तो y इक्वल्स टू x -2 करके हमने डिफाइन कर दिया। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, बड़ी ही आराम से हो गया। अब यहाँ पे स्क्रीन को आप क्लियर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यहाँ रिश्ता दिया गया है, अब आपको यहाँ पे आंसर बताने। चलिए लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ आर, बेसिकली आपको ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं, ठीक है। दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर फैमिली को। तो भैया a की वैल्यू कहां से शुरू होगी, तो a की वैल्यू शुरू होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। b की वैल्यू भी कहां से शुरू होगी, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन आप कौन सी वैल्यू रख सकते हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, सिर्फ वही। तो एलिमेंट्स ऑफ आर में अगर आप देखोगे तो 0 नहीं रख सकते, अगर हमने 1 रखा तो कुछ काम होगा क्या, देखो a की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, ठीक है। आपने रखी a की वैल्यू 1, तो भैया कितना हो गया, तो सर ये हो गया 1, वहां चले जाएगा माइनस हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा तो नहीं रख सकते। 2 रखा आपने अगर a की वैल्यू को, क्योंकि मुझे पता है a की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है, तो मैं उनको एक एक करके रख के चेक करूंगा कि भैया मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है 1 और उसके बाद लिखा हुआ है 2, फिर 3, 2 रखा मैंने, माइनस किया तब भी नहीं रहेगा। 3 रखा मैंने, तो भैया देखो जैसे ही मैंने a की वैल्यू रखी 3,
क्या मेरा इक्वेशन सॉल्व होना स्टार्ट हुआ? हाँ जी सर, 3 वहां गया, 12 में से 3 माइनस बचा 9, 3 जाएगा डिवीजन में, तो आपका जवाब आएगा 3,3। तो आपको इस रिलेशन का एक आंसर तो मिल गया। सबसे पहले कौन सा मिला? सबसे पहले मिला आपको 3,3। अब और आगे बढ़ो, 4 रखा तो 4 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 में, ये एक ही अलग अलग वैल्यू रख रहा हूं भाई। उसके बाद रखा आपने 5 नहीं होगा, 6 रखा तो बिल्कुल हो जाएगा, तो आपने एक ही वैल्यू रखी 6 और आपको बी मिला 2। चलिए, इसके बाद आपने तीसरी वैल्यू के लिए गए 6 के बाद अब आप 9 पे जाओ, क्योंकि पैटर्न पकड़ो। पैटर्न क्या हो रहा है? 3 6, 6 के बाद अगला कौन होना चाहिए सर? पैटर्न के हिसाब से 9। अब आपने 9 रखा तो बी की वैल्यू आ गई 1। अब जो बी है वो मिनिमम है 1, और आप इसके मिनिमम 1 तक पहुंच सकते हो, इसके नीचे आप नहीं जा सकते। तो ये एक अपन को आइडिया दे रहा है कि भैया यहां पे आपका जो रिलेशन है वो खत्म हो जाएगा। यही जो आपने ये 3 वैल्यू लिखी हैं, 3 जो आपने सेट लिखे हैं, 3 जो आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, वो आपका आंसर होगा। क्योंकि ये जो 1 है ये बी की मिनिमम वैल्यू, इससे नीचे बी जा ही नहीं सकता। तो इसके ऊपर अगर मैं ए को बढ़ाऊंगा भी तो भी वो आगे जा ही नहीं सकता, तो फिर हमारा जवाब नहीं होगा। चलिए, डोमेन क्या होगा सर? अब आपने लिख दिया सामने, तो बस यहीं से उठा लीजिए। तो डोमेन हो जाएगा आपका, शुरू कर रहे हैं हम 3 से, तो 3 फिर आएगा 6 फिर आ जाएगा 9। अच्छा, रेंज क्या होगा? तो रेंज भी लिख दो भैया, तो रेंज आ जाएगा 3 2 1। डोमेन वो वैल्यू जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रेंज वो वैल्यू जो कि हमारे आंसर को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो 3 2 1 ये हो गए आपके डोमेन, और रेंज आ गई 9 6 3 या 3 6 9, जैसे भी आपने लिखी हो जिस भी पैटर्न में। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देखो, अब आपको सेट ए दिया है सच दैट कि आपको ए से लेकर ए तक ही जाना है, मतलब इन्हीं वैल्यूज को इस्तेमाल करना है। और आपका सेट कैसे बनेगा? आपका सेट बनेगा x, y सच दैट x इज ग्रेटर देन y, कॉमा दोनों ए को ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो रोस्टर फॉर्म में इसके क्या क्या आ जाएगा। तो सर लिखना शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया? 1,2। ठीक है, नहीं, x बड़ा है y छोटा है। अच्छा ओके, तो x बड़ा है y छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपने शुरू करना है फिर सबसे बड़े नंबर से। ठीक है, तो 6,5 ये सबसे बड़ा नंबर आ गया। इसके बाद आप लिखोगे 6,4, ये भी एक और है जो कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब इसमें आप थोड़ा छोटा जाओगे, 6,3 कंडीशन पूरी हो रही है, 6,2 और फिर आ गया 6,1। ठीक है, अब सिलसिले को आगे बढ़ा के हम 5 पे लाएंगे, तो 5 में फिर क्या हो जाएगा? छोटा बोला है तो 4 आएगा। ठीक है, फिर 5,3, उसके बाद आ जाएगा 5,2। ठीक है, फिर आ जाएगा 5,1। ठीक है, ये आपने 5 वाले पूरे कर दिया। अब आ जाओ 4 वाले पे, तो 4 के साथ फिर अब और छोटा हो जाएगा, तो 4,3 4,2 एंड 4,1। 4 के बाद आएगा 3, 3 के साथ मामला और कम हो जाएगा, एक केवल 3,2 मिलेगा आपको और दूजा मिलेगा आपको 3,1। अब अगर 2 पे आ जाओ तो भैया 2 से छोटा तो एक ही है, तो 2,1। 2 से उसके बाद और फर्दर जाओगे तो भैया 1,1 मिलेगा जो बराबर है पर छोटा नहीं है। तो ये सारे हमें एलिमेंट्स मिलेंगे, 2,1 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 5,4 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5। ठीक है, चलिए, ये क्लियर है जी सर। अब देखो, पहले मैं इसका तीसरा वाला जवाब दे रहा हूं क्योंकि मुझे इन सब की जरूरत पड़ेगी डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालने के लिए। जो सेकंड वाला है वो मैं इसको इरेज करके फिर बनाऊंगा। ठीक है ना, चलिए, अब डोमेन देखो क्या होगा। तो सर डोमेन जैसा कि हमने देखा यहाँ पे 6 है हमारा, एक 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो ये हो गई हमारी डोमेन। 6 5 4 3 2। ठीक है, आप 2 पे रुक जाओगे क्योंकि डोमेन में कहीं भी आपने 1 नहीं रखा है। अब रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, तो भैया रेंज आपका यहां पे क्या हो जाएगा? तो सर रेंज में अगर हम देखेंगे तो 5 यूज हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 हो रहा है। और अगर कोई कोडोमेन पूछेगा तो सर कोडोमेन को यदि हम देखेंगे
तो भैया वो होता है कि जिसमें से आंसर निकल सकते हैं। तो भैया ए से ए तक का बनाया था आपने रिश्ता, तो आंसर तो ए से ही निकलेंगे। तो कोडोमेन हो जाएगा आपका सेट ए पूरा का पूरा। इज दिस क्लियर? जी सर, आप चाहें तो यहां पे उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा भैया 1 2 3 4 5 6। कोडोमेन सेट ऑफ वो एलिमेंट्स होता है जिनसे अपना आपका आंसर निकल सकता है। तो हमारा आंसर इन्हीं से निकल सकता था क्योंकि ये सेट ए के पार्ट थे और हमारा जो रिलेशन था वो ए से ए तक ही जा रहा था। चलिए, ये तो हो गए अपने आंसर्स जो कि उन क्वेश्चंस के जिनको अपन को लिखना था। अब मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर, और लेट्स ड्रॉ द एरो वाला डायग्राम फॉर दिस। ठीक है, एरो डायग्राम में हमें क्या क्या चाहिए होता है सर? दोनों सेट चाहिए होते हैं विथ ऑल द एलिमेंट्स। तो ये हो गया अपना सेट ए, एलिमेंट्स हमने बना दिए भैया 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा मोटा वाला पेन है, इसको यूज कर लेते तो इससे बढ़िया डॉट बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास है सेट ए ही, क्योंकि हमें ए टू ए जाना है, तो उसको भी हम एक गोले में यहाँ पे डाल देंगे। सारे हमारे एलिमेंट्स वहां भी होंगे 1 2 3 4 5 6। और ये जो हम डॉट बनाते हैं ये बेसिकली वो जगह है जहां पे हम हमारे एरोस को मिलवाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, कि किसके बारे में बात हो रही है। 5 6। चलो अब ज्वाइन कैसे करेंगे इनको? देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या बोला आपको? x बड़ा होना चाहिए, y छोटा। तो भैया 2 बड़ा है 1 छोटा, तो जोड़ दो, तो 2 से लेकर 1 तक। ठीक है, 1 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से छोटा कुछ है ही नहीं, तो 2 से लेकर 1 तक एक एरो। ठीक है, फिर अब अगर आप देखोगे 2 से और कोई छोटा है नहीं। अब 3 से देखोगे तो 3 से लेकर 1 तक जाएगा एक एरो। ठीक है, फिर एक जाएगा 3 से लेकर 2 तक, और 4 से देखोगे तो एक जाएगा 4 से लेकर 2 तक, 4 से लेकर 1 तक, फिर आपका जाएगा 4 से लेकर 3 तक, और फिर 4 से लेकर 4 तक तो जा नहीं सकता क्योंकि वो बराबर हो जाएगा, लेकिन आपको ज्यादा चाहिए। 5 से जाएगा 1 तक, 5 से जाएगा 2 तक, 5 से 3, 5 से 4, और बस इतना ही। और 6 से आप देखोगे तो भैया 6 से 1 तक जाएगा, 6 से जाएगा 2 तक भी, 6 से 3 तक भी जाएगा, 6 से जाएगा 4 तक भी, और उसके बाद 6 से लेकर 5 तक भी जाएगा। चलिए, कुछ ऐसा बनेगा अपना डायग्राम कि इधर से ही सारे तीर छोड़े जाएंगे उस तरफ। ठीक है, 2 से 1, 3 से 1 2, 4 से 1 2 3, 5 से 1 2 3 4, और 6 से 5 1 2 3 4 5 तक। इधर का 6 खाली रह गया, उधर का 1 खाली रह गया, क्योंकि हमारी दी हुई कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे थे ये। आप चाहे अगर आपके पास एग्जाम में समय हो तो ऐसे एरो बना के उसे फिल कर दीजिए, अन्यथा ऐसा जो बेसिक एरो हमने बनाया है वो भी काम चला लेगा, उस पर कोई आपके नंबर नहीं काटने वाला है। ठीक है ना, बस आपको टीचर को दिखाना है कि डायरेक्शन किस तरफ है आपके रिलेशन की। ठीक है, चलिए स्क्रीन को हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने बड़ी आसानी से ड्राइंग बना के निपटा दिया भैया इसको। अब देखो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x और y बिलोंग टू w, यानी होल नंबर्स, सच दैट आपने अगर स्क्वायर करना है दोनों का और ऐड करना है तो 100 आना चाहिए। अब आपको क्या क्या बोल रहा है? डोमेन बताओ, रेंज बताओ, और आपको आर का रोस्टर फॉर्म भी लिखना है। तो एक काम करते हैं ना, अपन रोस्टर फॉर्म से शुरू करते हैं, उससे फिर डोमेन और रेंज निकालना आसान हो जाएगा। अब देखो कह रहा है होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, सबसे छोटा होल नंबर हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर इस 0, तो y के लिए क्या वैल्यू बचेगी? y के लिए वैल्यू बचेगी 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर मैंने 1 रखा तो वहां आएगा 99, नहीं हो पाएगा। 2 रखा तो वहां आएगा 4, 100 माइनस 4 96, नहीं हो पाएगा। 3 रखा तो 3 स्क्वायर इज 9, 100 में से माइनस किया तो आपके पास बचेगा 91, जो कि y स्क्वायर नहीं हो पाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने वैल्यू रखी x की 3, तो आपने कहा 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये मैं अपने माइंड में कर रहा हूं सारा कैलकुलेशन जो मैं अभी बोल रहा था। तो 100 माइनस 9 करोगे विच इज 91, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और मैं डेसिमल में नहीं जा सकता क्योंकि भैया साफ साफ लिखा हुआ है y भी होल नंबर ही है। ठीक है, 4 स्क्वायर इज 16, 100 में से माइनस करोगे 16, 84 बचेगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 100 में से माइनस करोगे 25, 75 बचेगा, तो आपके पास y स्क्वायर अभी भी नहीं आया। उसके बाद फिर 6 स्क्वायर हो जाएगा 36, उसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 64, तो वो हो जाएगा 8 का स्क्वायर, एक ये मिलेगा। फिर 7 के साथ नहीं होगा
फिर वापस होगा 8 6 के साथ, और एक और होगा लास्ट में, वो हो जाएगा 10 एंड 0। तो आप भैया y की लोएस्ट पॉसिबल लिमिट पे पहुंच चुके हैं। अब आपको समझ में आ गया कि इससे आगे तो कुछ मामला होगा ही नहीं। तो आपके आंसर क्या आएंगे? आंसर आएंगे भैया 10 0 या 0 10, जो भी पहले बोलो, 6 8 8 6 और 10 0 0 10। ठीक है, अब इनका डोमेन यहीं से लिख लो भैया, क्या दिक्कत है? डोमेन हो जाएगा आपका यहां पे अगर आप देखोगे तो 0 6 8 10। ठीक है, रेंज भी आप यहीं से पिक कर सकते हो, सामने सामने लिखिए तो भैया रेंज में आया 10 8 6 0। तो मतलब बेसिकली ये ऐसा केस हुआ जहां पे लगभग और एग्जैक्टली सेम ही आ रही है आपकी डोमिनो रेंज। ठीक है ना भैया, 10 6 8 0, यहां पे भी 10 6 8 0, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में अगर सवाल आता है और आपको लग रहा है कि भैया पहले टीचर ने डोमिनो रेंज पूछी है, बाद ने बोला रोस्टर फॉर्म में लिखने को, तो मैं ऐसे लिखूंगा तो टीचर नंबर तो नहीं काट देगी। अगर आपको ये डर सता रहा है तो आप एक काम कीजिएगा ना एग्जाम में, जैसे मान लो सवाल नंबर 9 है, आपने नंबर डाला, 4 लाइनें छोड़ दी डोमिनो रेंज लिखने के लिए, और आपने ये आर वाली कहानी नीचे लिख दी पहले। अब टीचर ये तो चेक नहीं कर सकते कि पहले क्या लिखा होगा। अब सीक्वेंस में डोमेन रेंज पहले ही आएगा, रेंज ये जो आपका आर रिलेशन है वो नीचे लिखा होगा, तो टीचर को लगेगा कि भैया वाह, पहले बच्चे ने डोमेनो रेंज लिखा है उसके बाद ही रिलेशन लिखा है, तो उसमें कुछ खास नुकसान है नहीं। ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आंसर तो आंसर होता है, आप चाहे कैसे भी सीक्वेंस में लिखो, सही होना चाहिए बस, है कि नहीं। चलो स्क्रीन क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप कि एक्स वाई का रिलेशन, यहाँ पे एक्स और वाई है पेयर में, दोनों बिलोंग किसको कर रहे हैं? Z, यानी आपकी इंटीजर फैमिली को, राइट। Z मतलब इंटीजर फैमिली तो होती है, और क्या होता है कि नहीं? नहीं होती क्या इंटीजर फैमिली? आप बताओ Z मतलब किसके लिए होता है? जहां तक मुझे पता है इंटीजर फैमिली के लिए होता है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, कंडीशन है y इक्वल टू 2x माइनस 4 इफ a कॉमा माइनस 2 एंड 4 कॉमा b स्क्वायर बिलोंग टू r, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। व्हाट डू यू मीन बाय बिलोंग टू r? सर बिलोंग टू आर मतलब इस रिलेशन को ये लोग बिलोंग करते हैं, मतलब इस रिलेशन की कंडीशन को ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं। चलिए तो सबसे पहला है इसमें a कॉमा माइनस 2। ठीक है, अब आपकी इक्वेशन क्या है? आपकी इक्वेशन है कि y इक्वल्स टू 2x माइनस 4। हमने क्या सीखा है? हमने यही सीखा है कि पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी वैल्यू होती है y की, तो y की जगह आ गया -2, ये हो गया 2 इंटू ए माइनस 4। अब -4 कहां जाएगा? -4 जाएगा इधर, तो हो जाएगा +4, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2a। तो इसके हिसाब से 2 इक्वल टू 2a, a की वैल्यू आएगी 1। इज दिस क्लियर? कैसे निकाला हमने? हमें सवाल में दिया गया था कि ये वाला जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है ये दिए हुए रिलेशन को बिलोंग करता है, मतलब उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसी के हिसाब से हमने सॉल्व करके निकाला, तो हमारे a की वैल्यू आई 1। अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास एक और ऑर्डर्ड पेयर है जो कि दी हुई कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दैट इज 4 कॉमा बी स्क्वायर। तो सेकेंड आपने लिखा 4 कॉमा बी स्क्वायर, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, तो कंडीशन है आपकी y इक्वल टू 2x माइनस 4। तो उसके हिसाब से हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस 4। अब ना 2 इंटू 4 इज 8, 8 माइनस 4 इज 4, तो यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4, बी इक्वल टू √4, तो b की वैल्यू आएगी यहां पे ±2। दोनों एक्सेप्टेबल क्यों है? क्योंकि आपने लिखा है कि भैया जो x और y हैं वो बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर को, y जो है वो है सेकेंड वाला कंपोनेंट, यहां पे सेकेंड कंपोनेंट कौन है? b है, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है इंटीजर्स को, तो इसलिए आप यहां पे +-2 दोनों ही लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं, और आराम से ये हमारा सवाल समाप्त हो गया। स्क्रीन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड द चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोल रहा है कि फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर वेयर द रिलेशन इज गिवन बाय। अब देखो यहां पे रिलेशन दिया हुआ है, आपको बताना है इनके बीच में क्या रिश्ता है। ठीक है, आपको 3 सेट दिए हैं, पहला दिया है -1 -1, दूसरा दिया है 0 2, तीसरा दिया है 1 5। अब देखो यहां पे अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे या फिर आप हिट एंड ट्रायल करोगे तो शायद जन्मों जन्मों तक इसका आंसर ना निकाल पाओ।
ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो हमें ये पता है कि ये वैल्यू है x और ये वैल्यू है y सबके लिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि आपने x में कुछ मल्टीप्लाई किया हो, ठीक है, फिर उसमें ऐड किया हो, क्या ऐड किया हो b, तो आपको y मिला हो, ठीक है। आपने अब तक जितने सवाल किए, जैसे पिछला सवाल भी देख लो, तो y इक्वल टू 2x माइनस 4, माइनस था हमने प्लस कर दिया क्योंकि प्लस माइनस तो मैनेजेबल है ना। तो हमने एक जनरल कंडीशन बना ली जो कि इस पूरे सेट पे इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पे एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो अगर ये वाली कंडीशन इन सारे पेयर्स पे एप्लीकेबल है तो मैं x और y की जो भी वैल्यू रखूंगा यहां से उठा के वो सेटिस्फाई करेंगे। हाँ जी सर, तो उस केस में मैंने रखा अगर x की वैल्यू -1 तो a इंटू -1 प्लस b इज इक्वल टू -1, तो आपने यहां से निकाला एक इक्वेशन की -a प्लस b इज इक्वल टू -1, ठीक है। सेकेंड में रखा आपने तो आपको क्या मिलेगा भैया, x की जगह रखेंगे आप 0 तो a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो यहां से आपको क्या मिला, a इंटू 0 इज 0 तो b की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो b की वैल्यू 2 है, अगर मैं इसको ऊपर रख दूं तो ये मेरा आंसर बता देगा। तो अगर मैं यहां से थोड़ी देखो लोकेशन चेंज करूं तो ये हो जाएगा बेसिकली b प्लस 1 इज इक्वल टू a। अब ये b इक्वल टू 2 अगर मैं यहां रखूं तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a, तो 3 आ गई आपके a की वैल्यू। तो मैंने बेसिकली आंसर्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन का पता लगाया कि आंसर्स तो ये 3 वैल्यू हैं। अब क्वेश्चन क्या होना चाहिए, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, तो हमारी कंडीशन बननी चाहिए 3x प्लस 2 इक्वल टू y, यानी इस रिलेशन को इस इक्वेशन के तहत सॉल्व किया गया है। इज दिस क्लियर? कैसे निकाला आपने आंसर से पहले रैंडम इक्वेशन में वैल्यूज रखे a और b, दो अननोन क्वांटिटीज का पता लगाया जो कि आपके वेरिएबल्स के मल्टीप्लाइंग फैक्टर थे, ठीक है। उनका पता लगाने के बाद फिर आपने आंसर बताया कि देखो भैया ऐसी कुछ कंडीशन रही होगी, तो आपने लिखा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू y। ये हो गया पहले वाले के लिए। अब अगर मैं दूसरे वाले के लिए देखूं तो उसमें क्या है भैया, 0,2 माइनस, अब इसमें भी कंडीशन तो वही रहेगी कि ax प्लस बी इज इक्वल टू वाई। रखी आपने वैल्यू तो a इंटू 0 प्लस यहां पे b एज इट इज रहेगा और ये आ जाएगा 2 के बराबर, तो a इंटू 0 इज 0 तो b वुड बी इक्वल टू 2। इज दिस क्लियर? जी सर। तो सेकंड वाले में भी b की वैल्यू 2i, और अगर इसको मैं और इक्वेशंस में रखूं तो मुझे शायद बेटर आंसर मिल जाए। तो यहां पे आपने रखा -1 तो a की जगह आ जाएगा -1 b और यहां पे आ जाएगा इक्वल टू 5। अब जितना मैंने पढ़ा है मेरे पास पहले से b की वैल्यू अगर पड़ी है तो फिर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसको यूज करूंगा। तो -a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। आपने 2 को वहां भेजा या फिर 5 को यहां लेके आया, जो भी आपको करना हो। तो आपने 5 को यहां लेके आए तो वो हो जाएगा -5, प्लस था यहां होके माइनस, प्लस 2 माइनस a वहां जाएगा तो प्लस है, तो ये आया -3 इज द वैल्यू ऑफ a। तो इसको अब हम रखेंगे हमारे अज्यूम्ड वाली इक्वेशन में a और b की वैल्यू की जगह। तो a की जगह आ जाएगा -3, साथ में रहेगा x प्लस 2 इक्वल टू y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x का रिलेशन यूज करके ऊपर दिए हुए ऑर्डर्ड पेयर्स में से आंसर निकाले गए हैं, ठीक है। तो ये वाले जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इन्होंने इस रिलेशन को फॉलो करके खुद को इस लिस्ट में शामिल किया है। इज दिस क्लियर? जी सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, आराम से हो गया। आपको पैटर्न क्या रखना है, पैटर्न रखना है एक अननोन इक्वेशन का जिसमें ना x पता है ना y पता है ना उसके कोएफिशिएंट्स पता है। उस इक्वेशन में आप रखते हैं x और y की वैल्यू जो कि आपको यहाँ पे सेट्स के फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दी गई है। 3 वैल्यू दी गई है, किन्हीं 2 को रख के आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं और फिर आपको आपकी ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाती है। इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर आई थिंक होता है समाप्त। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन सेशन एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए अबाउट अ वेरी न्यू एंड ओरिजिनल इनिशिएटिव दैट इज अद्भुत बैच, जो कि क्लास 11-12 के लिए भी अब शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस बैच के माध्यम से पूरा सीबीएसई का जो आपका कोर्स है बोर्ड्स का वो पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपके डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, 1 शॉट रिवीजन आपको प्रोवाइड करा जाएंगे।
आपको सारे नोट्स का एक्सेस मिलेगा, बहुत सारे टेस्ट करवाए जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ माइंड मैप वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाएगी और सीबीएसई के सैंपल पेपर्स और उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम परफेक्ट हो जाए और आप बिना किसी दुख दर्द तकलीफ के अपने एग्जामिनेशंस में इजीली स्कोर कर सके। और ये जो बैच है ये न सिर्फ कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बल्कि साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है और आप इसको इजीली अभी से रजिस्टर करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, बिकॉज बुकिंग इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, अगर आप इसको अभी रजिस्टर करते हैं इस कोर्स के लिए तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये रहा आपका कोड जिसको आप यूज करके इजीली अपना एक्सेस कर सकते हैं चीजों को और आसानी से पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर या फिर यहां दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बिना किसी कठिनाई के आपकी सारी समस्याओं का निवारण हमारे यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना मेहनत कर दी है, अब बस आप क्या कीजिएगा, आप बस कीजिएगा पूरा दिल लगा के मेहनत से, शिद्दत से, लगन से पढ़ाई, ताकि खा सको मेहनत की मलाई। हाय, बढ़िया शेर था ना। चलो अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी गोना स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। सी यू, बाय बाय।